पीटीवी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज बड़ी इस्लामाबाद में गर्मा गर्मी है। जो इस्लामाबाद में आप में से मौजूद हैं उनको पता ही है, जो इस्लामाबाद से बाहर हैं वो टीवी पे देख रहे हैं। तो लेकिन जो ज़ाहिर है जो बड़ी ख़बर है इस्लामाबाद से वो यही है कि नया पार्लिमानी साल पीटीआई की हुकूमत का ये चौथा पार्लिमानी साल जो है उसका आगाज़ हो गया है। और इसी मुनासबत से सदर पाकिस्तान ने जो है एक अहम पॉलिसी स्पीच जो है वो की है पार्लियामेंट में, जिस पे एक जामिया स्पीच थी जिसमें अहाता किया हुकूमती पॉलिसीज़ का। और पीटीवी न्यूज़ पे आप तमाम इस स्पीच के हवाले से बहुत अहम तकरीर थी। ये आप स्क्रीन पे आप फुटेज भी देख रहे हैं, अहम तकरीर थी। इस पे पीटीवी न्यूज़ जो है इसकी मुकम्मल कवरेज कर रहा है और इसकी तमाम तफसीलात, क्योंकि बहुत जामे जो है तकरीर थी। इसमें इकॉनमी, इसमें पॉलिसी, इसमें डोमेस्टिक फ़ॉरेन पॉलिसी, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो सारी चीज़ों पे सदर साहब ने बड़ी तफसील से बात की है। और आप में से वो लोग जो फॉलो कर रहे हैं बहुत गौर से उन्होंने देखा कि फिर सियासी जमातों ने एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन और कोशिश हुई कि सदर साहब को जो है वो किसी तरीके से इस इजलास को, इस सेशन को जो है जॉइंट सेशन है, इसे नाकाम बनाया जाए। नाकाम तो नहीं होता, खैर वो सियासी जमातें अपना काम करती हैं और सदर साहब ने जो है जो पॉलिसी बयान था वो पूरा सदर साहब ने दे दी है। लेकिन उसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ और हमारे ओवरऑल मीडिया के ऊपर चलती रही हैं चीज़ें। आज के प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा आपको दो अहम चीज़ें जिन पे सदर साहब ने ख़ुद बात की है उस पे थोड़ा सा गौर तफसील में मैं लेकर जाऊंगा आपको। और मैं आपको थोड़ी सी मंजरकशी भी हम करेंगे कि पार्लियामेंट में आज अंदर क्या हुआ है और हमारे जो पीटीवी के सीनियर नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे वो क्या बता रहे हैं, उनसे भी मैं आपको वही गुफ्तगू सारी जो है सुनवाता हूँ। लेकिन जो दो टॉपिक सदर साहब ने, बहुत सारी इश्यूज़ पे बात की, लेकिन दो टॉपिक्स जो बहुत अहम जिस पर सदर साहब ने बात की वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से है और फेक न्यूज़ के हवाले से है। फेक न्यूज़ का मैं आपको हवाला इसलिए दे रहा हूँ सदर साहब की तकरीर से क्योंकि आज जो है बहुत डिबेट हो रही है उस मीडिया अथॉरिटी पे, पीएमडीए, जिस पे गवर्नमेंट जो है वो कुछ आगे करने जा रही है। तो इन दो चीज़ों पे, वोटिंग मशीन और ये जो मीडिया अथॉरिटी है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि इस पे बहुत डिस्कशन सोशल मीडिया पे और मीडिया पर हो रही है। और मेरे साथ यहाँ पे दो एक्सपर्ट्स हैं जो इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे, जो वोटिंग मशीन है और जो ये हमारा जो वोटिंग मशीन और मीडिया अथॉरिटी जो है, मीडिया अथॉरिटी जो है ये पीएमडीए जो है इस पर बड़ी डिबेट है। खैर मैं अभी कुछ कहने जा रहा था उस पर, लेकिन वो बाद में उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे और मैं आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने भी जा रहा हूँ उसके ऊपर। लेकिन जो दो एक्सपर्ट मेरे साथ हैं वो मुदस्सिर रिजवी साहब हैं जो कि नुमाइंदे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। फ्री एंड फेयर फाफिन मारूफ इदारा है आपका जो है, और पाकिस्तान के पिछले कई इलेक्शंस जो हैं आप उस पर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सारे एक्सपर्ट जो लोग हैं, और हम मीडिया में तो बड़ा गौर से आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आपने बड़ा गौर से, क्योंकि ये पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस देखा है और वोटिंग का प्रोसेस। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप वोटिंग मशीन पे एक्सपर्ट हैं, लेकिन प्रोसेस पे ज़रूर हैं, प्रोसेस पे हम बात करेंगे। और साथ ही मेरे साथ मेरे कॉलीग जो हैं और सीनियर सहाफ़ी शौकत पराचा साहब जो हैं मौजूद हैं। पार्लिमानी निज़ाम पे, सियासत पे, मीडिया पे आपकी नज़र है। आज हम ज़रा अपनी बरादरी पे थोड़ा सा बात करेंगे और हमारे दोस्त हैं सारे और वो एहतजाज कर रहे हैं तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं। और तीसरे जो हैं जिनसे मैंने आगाज़ अभी थोड़ी सी बात करनी है वो नमूद मुस्लिम साहब हैं जो कि पीटीवी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आप में से जो पीटीवी बहुत पुराना देख रहे हैं वो जानते हैं उन्हें, हम 15 साल 16 साल हमारी हिस्ट्री है पीटीवी के अंदर जो है। तो नमूद आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मैं शुरू नमूद इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आप अभी पार्लियामेंट में थे वहाँ पे, तो थोड़ी सी मंजरकशी करें शुरू में, मैं इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ कि क्या हुआ आज पार्लियामेंट में। देखिए, पार्लियामान का इजलास जो है वो जब भी ज्वाइंट सेशन हुआ, चाहे किसी भी कोई भी हुकूमत रही, या मैं ये कहूँ कि चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या नून की हुकूमत थी या आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो जब भी ज्वाइंट सेशन होता रहा, इवन के पीछे भी अगर आप देखें, जब भी सदर जो है आके खिताब करते हैं अपोजिशन हमेशा उसमें एहतजाज करती है। ये एक कल्चर रहा है। ये सबसे पहले एक सियासी रिवायत है। ये बिल्कुल जिस तरह अगर सदर का खिताब जो है वो एक सियासी रिवायत से एक आइनी ज़रूरत बना है, तो ये भी ऐसे ही लगता है जैसे ये एक रवायत जो है
आईटी ज़रूरत बनती जा रही है, क्योंकि सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर ने शुरू किया था ये एहतजाज इसमें, और ज़िया-उल-हक के ज़माने में ये शुरू हुआ था, ये जो जॉइंट सेशन से सदर खिताब करता है। और एक ज़माना ऐसा भी आया है कि जनरल मुशर्रफ जो है वो एक मरतबा 9 साल में एक मरतबा खिताब कर सके, तो इस लिहाज से भी खासा अहम एहतजाज होता था सियासी। हाँ, एहतजाज की वजह से वो भी एक बड़ा मुश्किल वो था, बल्कि बड़ा यादगार वो वक्त था जब जनरल मुशर्रफ ने, और मैं और आप साथ थे पीटीवी में, हमने वो देखा भी, वही ज़माना है। तो वो एक ज़ाहिर है कि एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है सदर के लिए कि अगर ख़ास तौर पर सदर वो हो जो कि हुकूमत से हो, तो अपोजिशन कभी भी उसकी वो बात को सुनना नहीं चाहती, क्योंकि हुकूमत से वो सारा साल सुन रही होती है। ये एक चीज़ हमेशा रहा, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि ज़्यादा डेस्क तक आगे आ जाया जाए, स्पीकर के कुर्सी के सामने खड़े होकर और अपना रुख स्पीकर की तरफ करने के बजाय बल्कि पार्लियामान की तरफ कर लिया जाए, जहाँ पे सिर्फ स्पीकर करता है। जो तो नमूद आप कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये मुख्तलिफ हुआ है, ये थोड़ा मुख्तलिफ हुआ है, ये कम अज़ कम थोड़ा, क्योंकि जितना हमने अभी तक एहतजाज देखे हैं पार्लियामान में, अगर हम देखते हैं, अगर हम बेनज़ीर का एहतजाज देखते हैं तो अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज होता था, डेस्क पर जाकर या उस पर हल्का फुल्का जिसे कहते हैं कि हल्की सी चांटिंग, हल्का सा नाराबाजी हो गई, इतना एहतजाज होता था। लेकिन वहाँ से उठ के आकर और उस रोस्टर में पहुँच जाना कि जहाँ पर जिसको हम जिसकी एक सेंटिटी होती है, जाहिर है कि चेयर कर रहे हैं, वहाँ पर चेयरमैन सेनेट भी बैठे हैं और वहाँ पर स्पीकर भी बैठे हैं, सदर ममलिकत भी वहाँ बैठे हुए हैं, वो गो के उठ के रोस्टर पे आके तकरीर कर रहे हैं। लेकिन तो ये डिफरेंट चीज़ हुई है, ये थोड़ी ये डिफरेंट है। अच्छा, डिप्लोमेटिक कोर्स आप ही ने मुझे बताया, सारा डिप्लोमेटिक कोर वहाँ मौजूद था ऑब्वियसली वहाँ। अच्छा, एक तो मुझे बताएं, लेकिन सदर साहब की तकरीर जो है वो पूरी मुकम्मल हुई ऑब्वियसली, उसमें कोई वो नहीं था, रुकावट कोई नहीं थी। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ थोड़ा सा और एहतजाज तो पार्टीज कर ही रही थी, साथ हमारे सहाफ़ी हमारे कोलीग्स जो हैं वो भी एहतजाज कर रहे थे, मेरे ख्याल में कैफेटेरिया में कुछ। जी, कैफेटेरिया में मेन गेट पे थे, कुछ बाहर मेन रोड पे थे। जो मेन रोड पे थे, जो बाहर से आए हुए थे या कोई दूसरे थे जिनके पास कार्ड वगैरह नहीं थे, वो तो गेट पे रहे, जिनके पास कार्ड थे वो गेट तक आ गए, जो कोई पुराने सहाफ़ी हैं, जो पुराने जानने वाले हैं, तो वो आगे कैफेटेरिया तक आ गए, यानी कि जहाँ तक वो आ सकते थे, क्योंकि आज जो प्रेस गैलरी थी वो तो बंद थी। तो जो एजेंडा था आज वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? जी, एजेंडा पूरा हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो खास तौर पर जो आर्टिकल 53 का जो शिक 3 है उसके मुताबिक तो ये इसका 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि सदर ममलिकत ने खिताब करना, उसके बाद आप कोई भी बात नहीं कर सकते या कोई एजेंडा नहीं ले सकते। बाकी इजलास में आ सकता है, कोई भी आप करारदाद दे सकते हैं, किसी पे भी बात कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता, ये इसमें है। तो आज ये एजेंडा एक ही था, एजेंडा, और वो सदर साहब का खिताब था। और अच्छा, कुछ सुनने में आ रहा था ऐसे जैसे कि आज से कोई 1-2 दिन पहले आज़म स्वाति साहब ने भी कोई इशारा किया था कि हम शायद वोटिंग मशीन्स पे बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात हुई थी। PMDA पे तो अभी जो मीडिया अथॉरिटी है उस पर तो अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन इस पे हुई थी कि हो सकता है वोटिंग मशीन पे डिस्कशन हो, तो ऐसा कुछ आपको सुनने में आया था? देखिए, इसमें तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये कहूँगा कि आज के इजलास, उन्होंने कहा था ना, उनकी बात किसी हद तक पूरी भी होगी कि आज के इजलास में सदर ममलिकत ने ये बात की है और उन्होंने खुल के बात की। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमेशा इंतखाबात की शफाफियत पे बात की जाती है, जो उन्होंने स्टार्ट किया, और इस्लाहात की बात करते हैं कि जी हमें इसमें इस्लाहात चाहिए। हर सियासी जमात ये कहती है, हर अपोजिशन जमात ये कहती है, जो इक़्तिदार में है वो भी यही कहते हैं कि हमें इस्लाहात चाहिए, हमें इसके लिए कोई शफाफियत का कोई तरीक़ाकार चाहिए, हमारे जितने भी कवानीन हैं इलेक्शन से मुतल्लिक, इंतखाबात से मुतल्लिक, उस कवानीन की को मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जाए। तो उन्होंने कहा जो EVM निज़ाम ये जो आ रहा है, ये बिल्कुल राजदारी कायम रखने का एक निज़ाम है, जो उनका सदर ममलिकत ने वहाँ पे कहा। उन्होंने कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर खुल के बात होनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत अहम नुक्ता है, जी, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जी, उनका मकसद यही था कि अगर आप राजदारी की बात करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि जी आपके इलेक्शन शफाफ इलेक्शन मुल्क की तकदीर बदलते हैं, मुल्क का अगला आने वाला लाहे अमल तैयार करते हैं या एक सिस्टम बनाते हैं, तो आप इस पर सियासत ना करें, इस पर बैठ के बात की जा सकती है, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो राजदारी का इल्ज़ाम है कि आपकी राजदारी जो है वो वहाँ से ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। ठीक है, उसमें है कि वोटर किसको वोट डाल रहा है, उसको उस पर खतरा है। कहते हैं वो उसमें तो पर्ची का निज़ाम भी मौजूद है, आपका पुराना निज़ाम भी मौजूद है। ये बात सारी की सारी सदर ममलिकत ने आज की इजलास में, जो उससे पहले इनका डिस्कशन होती है, जो बात होती है, लेकिन अपोजिशन ने ज़ाहिर है मुनासिब अभी नहीं समझा कि उस पर इस बात को आगे बढ़ाएं, डिस्कशन हो कोई, क्योंकि वो एहतजाज हो रहा था। करारदाद आएगी या इस पर कोई बात होगी या एडजमेंट मोशन आए या हुकूमत इस पर डिबेट शुरू करवाए। बस क्विकली, आप बैठे हुए हैं अभी साथ नमूद,
जस्ट वेरी क्विकली जो सहाफ़ी हैं हमारे, और मैं सहाफ़ियों पे आना चाह रहा हूँ पराचो साहब पे, और फिर रिजवी साहब आप सुन रहे हैं जो हमने अभी बात की है वोटिंग मशीन की, तो मैं उस पर आता हूँ। हमारे सहाफ़ी जो कोलीग्स हैं वो बड़े एकदम से ये PMDA का यानी ये फैसला, क्योंकि प्रोटेस्ट तो बाहर तो हो रहा है, डिस्कशन हो रही थी, सब कुछ हो रही है, लेकिन ये अचानक से जो है पार्लियामेंट में जो है, क्योंकि पार्लियामेंट के जो सहाफ़ी होते हैं उनकी अपनी एक होती है, और तो वो एकदम से, क्योंकि आप भी साथ होते हैं उनके, तो एकदम से ये फैसला कैसे हो गया कि अंदर भी आज एहतजाज करना है? देखिए, एहतजाज का तो प्लान पहले से था, जो जहाँ तक मेरी आपके इल्म है। हाँ, मेरे इल्म में है, बल्कि राजा साहब भी इस पे कहेंगे कि जाहिर है इस पे काफ़ी अरसे से बात हो रही थी। स्टैंडिंग कमेटी में जब ये गया था उस वक्त से शुरू था, क्योंकि स्टेक होल्डर बाहर तो हो रहा था नमूद सर, अंदर भी अभी भी हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है, अंदर का भी था, अंदर का भी था, और उससे पहले भी कोशिश की कहा गया था, उसकी प्लानिंग भी की गई थी कि कैसे किया जाए। वो तो कोविड की वजह से उस तरह एहतजाज अंदर हो नहीं सका। क्या जब आपने मेहमानों को नहीं बुलाया, कितने ही MNAs हैं, कितने सेनेटर्स हैं जिनके अहले खाना आज के इजलास में नहीं आ सके, क्योंकि जाहिर है कि कोविड की वजह से आपने जो रिवायत है कि आते हैं सुनते हैं कि सदर क्या कह रहे हैं, तो वो नहीं आ सके। तो उस सूरत हाल में जो एक कार्ड इशू हुए, महदूद कार्ड, आप भी मदूद थे शिरकत के लिए? जी, हम भी एहतजाज में सबको मदूद किया। चले, अच्छा, मैं जरा प्राचा साहब थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो, जैसे आज मैं खैर एहतजाज सहाफ़ी हम करते रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आज जो फैसला हुआ है ये इस पे इसका मतलब आज तो डिस्कस नहीं हो रही थी ये PMDA जो है, बाहर तो एहतजाज हो रहा है, हमारे काफ़ी बैठे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर जो है अभी ये अचानक से, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप थोड़ा सा बताएं ना इसका। एक्चुअली जो बाहर एहतजाज था उसी वजह से प्रेस गैलरी बंद की गई। ठीक कह रहे हैं नमूद साहब के, अंदर होना था एहतजाज, लेकिन देखें पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, और वो भी पार्लिमानी साल का पहला दिन, और उसमें मीडिया भी बंद, प्रेस गैलरी भी बंद, सिर्फ इसलिए बंद की गई, यानी कोरोना अंदर वालों को नहीं हो रहा, सिर्फ गैलरी पे होना था। मतलब अजीब सी ये लॉजिक। आपके ख्याल में ये सही नहीं है? नहीं, सिर्फ इसलिए बंद, देखे ना, सिर्फ इसलिए बंद की गई कि ये ज़ाहिर है आकर एहतजाज न करें प्रेस गैलरी में, क्योंकि वो एहतजाज होना था इन कंटिन्यूएशन ऑफ दी आउटसाइड प्रोटेस्ट। ठीक है, और सदर साहब को बताया भी नहीं गया कि प्रेस को नहीं बुलाया। सदर साहब इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर सदर साहब ने गैलरी की, पता नहीं आपने नोट किया या नहीं, सदर साहब ने गैलरी की तरफ देखा तो सदर साहब ने भी मायूसी का इजहार किया कि मीडिया ही नहीं है। देखिए, ये सारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं अभी, मतलब है, कोई कहे रिगिंग करके आए, कोई कहे ट्रांसपेरेंसी से आए हैं, तो सारे पॉलिटिशियन ना, ये पॉलिटिशियन सारे माजी में भी, आज भी और आने वाली भी, ये मीडिया का साथ ही रहा है ना। वो हॉल के अंदर बैठते हैं, हम प्रेस गैलरी में बैठते हैं जाकर, साथ है ना। तो इसलिए प्रेसिडेंट साहब खुद मिस कर रहे थे कि भाई ये मीडिया। तो यहाँ पे एक सवाल है पराचो साहब कि क्या ये जायज़ है जो इंतज़ामिया है पार्लियामेंट के अंदर, जो स्पीकर साहब के अंदर मातहत जो है, डिस्टर्बेंस हो इस साल के शुरू में, इसको रोकने के लिए क्या इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती थी सहाफ़ियों से कि कम से कम ये अहम मौका है सदर साहब की स्पीच का, तो ये गुजर जाए, उसके बाद फिर चलें। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना मोहतात आप बोल रहे हैं, अच्छा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी मोहतात होकर बात करूँ। ठीक है, देखिए ना, अगर बातचीत का कल्चर हो, यहाँ बातचीत करना चाहे कोई, तो आप ये बताएं ना कि हुई बात। सुने तो सही ना, अगर कोई बातचीत करना चाहे तो फिर तो ये मसाइल ही ना हो। फिर जिन मसाइल की आप इनसे बात करेंगे या मुझसे बात कर रहे हैं, ये तो अचानक कार्ड आए हुए थे कि जी फलां फलां आएगा प्रेस गैलरी में, अचानक ख्याल आया कि हो कहीं कोरोना सिर्फ प्रेस गैलरी में ना फैल जाए। अच्छा, तो ये लास्ट मिनट डिसीजन। वैसे आपस की बात है, बाकी जो जितनी गैलरीज थी वो भी सारी लॉक थी आज। वो भाई वो देखें जो तमाशाई होते हैं ना, या जो रिलेटिव्स आए हुए हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। जो मीडिया है, मीडिया ने बैठ के रिपोर्ट करना है। मीडिया क्या रिपोर्ट करता है मैं बताऊं आपको। आपने कहा PTV चला है, गदार है, स्टेट ओन TV है, PTV पहले भी फुटेज देता है, लेकिन हमारे लिए साइड स्टोरीज निकलती हैं। मसलन 96 के बाद जो PMLN की गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब जेल में थे, जरदारी साहब ये सेशन अटेंड करने के लिए आए, तो मोहतरमा शहीद उस वक्त जिंदा थी। जरदारी साहब और मोहतरमा वो बिल्कुल बैक गैलरी पे जाके बैठ गए, सीटों पे, यानी अंदर ही हॉल की बिल्कुल आखिर वाली सीट्स पे। दूसरे दिन जो बैनर फोटो लगे वो इस मीटिंग के लगे थे,
कि बड़े अरसे के बाद जरदारी साहब और मोहतरमा की जो मुलाकात हो रही है, तबसरे हुए उस पे, जाहिर है प्राइवेट चैनल कलर स्टोरीज होती हैं, हम सहाफी कलर स्टोरीज। अच्छा, फिर हाउस के अंदर कौन किससे क्या बात कर रहा है, मसलन अगर वजीर आजम आकर हैंड शेक करते हैं या पोजीशन लीडर आके हैंड शेक करते हैं, ये स्टोरीज बनती हैं ना। तो इन सारी स्टोरीज आप कह रहे हैं कि अगर नमूद, अगर जैसे वो दूसरी गैलरीज बंद हो रही थी, तो कम से कम ये समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए कि मीडिया का ये वाला रोल है। अच्छा, एक तो ये हो गई, अभी हम जरा, ये तो अंदर की गैलरी हो गई ना, अब वो जो बाहर वाला एहतजाज है उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं जरा मैं जरा रिजवी साहब से थोड़ा सा, एक तो पहले ये जो खैर वो तो सियासी वो है, सदर साहब का मशवरा ये है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन हो, डिबेट हो, और बल्कि हमारे पास तस्वीरें भी हैं प्रोड्यूसर साहब, अगर वो दिखाएं। बल्कि पिछले महीने जो है वज़रा भी और इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो तस्वीरें आपके पास, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी जो हैं उन्होंने जाके एक डीमो, ये डीमो की तस्वीरें हैं रिजवी साहब, ये हम दिखा रहे हैं, ये डीमो जब हुई थी और इलेक्शन कमीशन के भी सीनियर ऑफिशियल्स थे और सीनियर मिनिस्टर्स भी थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी हैं यहाँ पे, IT मिनिस्ट्री जो कि इस चीज़ को देख रही है मशीन को, तो शिबली फराज साहब भी हैं और काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये बहरहाल ये वोटिंग मशीन के ऊपर जो है, खैर ये सियासी बात, सदर साहब कह रहे हैं कि इस पर इस तरह से डीमो और टेक्निकल चीज़ें सब सियासी जमातें डिस्कशन करें, लेकिन इसको पोलिटिसाइज ना करें, ठीक है ना। मैं आपसे सियासत नहीं करूँगा क्योंकि आप एक प्रोफेशनल, एक टेक्निकल, एक प्रोसेस को देखते हैं आप जो है। अच्छा, आपसे मेरी जब बात हो रही थी कि हम इस पे प्रोग्राम में आप आएँ और हम बात करते हैं, तो सदर साहब बेसिकली जो उन्होंने जिस पे जोर दिया है उन्होंने, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात साफ़ और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाया जा सकेगा इसके इस्तेमाल से। ये टेक्निकल वो है, माहौल जो है इस वक्त हमारा इलेक्ट्रल बूथ्स और ये सारा जो है, इसकी तैयारी आपके ख्याल में इतने शॉर्ट अरसे में कुछ तैयारी जो होनी चाहिए वो जारी है या हो रही है या आपको नज़र आ रही है या हो सकती है, और कितने अरसे में हो सकती है? देखें, ये पॉलिटिसाइज तो हो गई है डिबेट, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होनी सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन इलेक्शन प्रोसेस में, इसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम अपोज नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसकी जो पूरी तैयारी है उससे बग़ैर अगर इंट्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कराई गई तो वो डिज़ास्ट्रस होगी। एक पॉलिटिकल, ये मेजर चेंज है, ये कोई सिंपल चेंज नहीं है, मेजर चेंज है अपने इलेक्शन प्रोसेस में कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ले आएँ। और दूसरा ओवरसीज़ वोटिंग, जो कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब पोटेंशियल वोटर्स हैं, उनको भी शामिल करने, इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत थी लेजिस्लेटिव लेवल पर भी, और एक पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की अपनी कैपेसिटी हो, चाहे मशीन की सप्लाई हो, चाहे मेंटेनेंस फैसिलिटीज। लेकिन ये चीज़ें तो हो रही हैं, ये इसकी तैयारी बहुत वाज़ेह तौर पे होनी चाहिए। हमें नहीं मालूम ना, अच्छा। जो हमारे पास इस वक्त एक लाइन की अमेंडमेंट है जिसमें कहा गया, जो कि इलेक्शन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है, जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया और जून के पहले या दूसरे हफ्ते में वो जो बहुत सारे लॉ पास हुए थे, उसमें ये भी नेशनल असेंबली ने पास करके सेनेट में भेज दिया, जिस पे सेनेट कमेटी में 2 इलेक्शन रिफॉर्म्स के लॉ थे, उसमें से एक ये था। वो एक लाइन की अमेंडमेंट है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मशीनें ख़रीद ले ताकि कास्टिंग ऑफ वोट्स मुमकिन हो सकें जनरल इलेक्शन में। ये हमने एक लाइन की अमेंडमेंट करके इलेक्शन को दे दी। गैर वाज़ेह लेजिस्लेशन है, और गैर वाज़ेह लेजिस्लेशन हम जो हमारी जो ख्वाहिश और शायद बहुत से सियासी जमातों को भी ये बात एक्सप्रेस करनी चाहिए, जो कि टेक्निकल है, कि एक लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। मशीन जब आएगी तो हमारा इलेक्शन एक्ट जो है वो बहुत वाज़ेह है कि वोटिंग किस तरह होगी, इनवैलिड बैलेट पेपर कैसे होगा, चैलेंज कैसे होगा, टेंडर कैसे होगा, काउंटिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि इस पे काम भी हो रहा है लीगली जो है, और ये फिर बाद में इस पर डिबेट भी होनी है। जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वही एक लाइन का अभी तक जो है, अभी जो है उसकी उस पे किसी किस्म के वाज़ेह जवाबात नहीं है। एक मिसाल देता हूँ, ये जो मशीनें बनाई गई हैं, ये हर बूथ पे एक मशीन रखी जाएगी। हमारा जो लॉ कहता है कि वो होती है काउंटिंग पोलिंग स्टेशन लेवल पर, ये मशीन काउंटिंग करेगी बूथ के लेवल पे। अगर बूथ के लेवल पे करती है तो आप लॉ में चेंज कर लें पहले, और उसके बाद आप मशीन उसके मुताबिक ख़रीद लें। लेकिन हमें डर ये है क्योंकि ये तैयारी नहीं हो रही,
तो कहीं ऐसा आप श्योर हैं कि तैयारी नहीं हो रही? क्योंकि फिलहाल ना इलेक्शन कमीशन में तैयारी हो सकता है, तैयारी हो रही है लेकिन आप उस ऑन बोर्ड नहीं है। नहीं अभी एनजीओ अगर बंद कमरे में हो रही है उसका गवर्नमेंट को बता देना चाहिए, गवर्नमेंट को बता देना चाहिए कि तैयारी हो रही है। अगर तो मशीन ले लें और मशीन का यूजर मैनुअल ही इलेक्शन का रूल बन जाए, जो मशीन की लिमिटेशंस होंगी कि इनवैलिड बैलेट नहीं हो सकता उसमें, कि एक आदमी ने तीर के बजाय पेंसिल को वोट दे दिया, दोनों मिलते जुलते सिंबल हैं, तो वो अभी की लॉ में इजाजत है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास चला जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वो बैलेट स्पॉइल करके दूसरा बैलेट पेपर इशू कर देगा। इस मशीन में वो इनवैलिड वोट कैंसिल कैसे होगा? इस किस्म की बारी चीजें मौजूद हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि और जहां पर भी इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है, ईवीएम हुआ है, ये सारे मामलात सियासी जमातों ने तय किए हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स के जरिए, टेक्निकली भी तय हुए और उसके मुताबिक मशीन बिल्कुल, एक्वायर कर ली गई है। इस पे बातचीत नहीं हो रही। हमें लग ये रहा है कि मशीन खरीद के जो फैसले पॉलिटिकल पार्टीज ने करने हैं वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनाई जा रही है, जिस तरह ओपन बैलेट इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और इसी वजह से पॉलिटिकल वो हो रही है, टेंशन हो रही है। इलेक्शन कमीशन लेजिस्लेटिव डिसीजंस नहीं कर सकता, ना उसे करने चाहिए, ना उसका मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन ताबे है लॉज के आर्टिकल 220 के तहत, जो 222 के तहत जो मजलिस शूरा प्रोवाइड करेगी। इलॉबरेट लेजिस्लेशन की जरूरत है जो ईवीएम पे नहीं है, और अगर वो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कंट्रोवर्शियल। और ये कंट्रोवर्सी अभी बनी हुई है जब तक ये सवालात के जवाब नहीं मिलते। मैं एक ब्रेक मैंने लेनी है प्रोड्यूसर साहब, एक मिनट है, मैं जरा एक क्वेश्चन बस एक क्विक मैं फिर आके ये कंटिन्यू, ये आपने बड़ी अहम पॉइंट्स उठाए। प्रोड्यूसर साहब, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट जिस स्मूथली जा रही थी कि ईवीएम पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे मामला चले, वो थोड़े से सियासी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं मामलात जो हैं। गवर्नमेंट के पास पावर भी है, लीगल अथॉरिटी भी है और मैंडेट भी है कि वो तो आगे चले, और गवर्नमेंट तो चल रही है। आज सदर साहब ने जो है बहुत क्लियरली इस पर बात मेंशन भी किया है, बहुत कॉन्फिडेंटली किया, अभी नबूद ने भी बताया, तो वो तो है। अब ये जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी अभी जो थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी हो गई है तो अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हो गई है, और ये बड़ा मसला होती है क्योंकि इसमें फिर लेजिटिमेसी जो है, गवर्नमेंट के पास तो हथियार भी हैं, टूल भी हैं लीगलाइज करने के चीज़ों के, ऑर्डिनेंस भी है और बड़े बड़े तरीके हैं, वो तो हो जाएगा सारा, लेकिन जो सियासी लेजिटिमेसी होती है वो इशू बनती है। ये कितना बड़ा इशू बन गई है वैसे आपके ख्याल में? अभी क्विकली इससे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सदर साहब खुद इस प्रोसेस को हेड करते रहे हैं। सदर साहब ने खुद इलेक्शन कमीशन के साथ बड़ी मीटिंग्स की, जो कमेटी थी उसके साथ मीटिंग्स करते रहे, लेकिन सदर का काम अपोजिशन से डायलॉग करना नहीं है। सदर ममलिकत, ही हेड ऑफ स्टेट, ये यकतरफा होता रहा। जो आप छोटी सी कंट्रोवर्सी कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अगर हुकूमत ने बुलडोज किया, जैसे 21 बिल जिनकी बात कर रहे थे जून वाले, 21 के 21 बिल आपने बुलडोज कर दिए, कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, स्टैंडिंग कमेटी में आके फंस गया, और फिर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन रिश्वत लेता है, इलेक्शन कमीशन को आग लगाई जाए। फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपका ठीक है, आपको गुस्सा है कि आपकी नीयत अच्छी होगी, हम नहीं किसी की नीयत के बारे में कह सकते, लेकिन ये इसका तरीक़ाकार नहीं है। तरीक़ाकार जैसे, अच्छा, इस पे आपको इख्तलाफ नहीं है कि इलेक्शन वोटिंग मशीन, देखें ना, हमने आगे जाना है, अगर हमने मॉडर्नाइज करना है अपना सिस्टम, आगे तो जाना है ना हमने, तो ये इन प्रिंसिपल इस पे कोई एतराज नहीं है, की कोई मुखालफत भी नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। देखे ना, जो सवालात हैं उनका जवाब चाहिए और उसके लिए कंसल्टेशन होती है। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल पे थोड़ा सा आज फिर मैं ये कंटिन्यू करते हैं इस पे बात थोड़ा सा क्विकली 30 सेकंड में, कि जो इस वक्त मैं फिर ब्रेक से वापस आ रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं। लेकिन जो इस वक्त सियासी मसला ये जो बन गया है, आपको अभी पॉलिटिक्स आप बड़े गौर से आप भी देख रहे हो, ये नहीं हल होगा ऐसे। अच्छा, ना अब तो मैं, अगर मेरी ओपिनियन सुने, मैं ये कम अज कम अगले इलेक्शन के तक ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मसला नहीं, मसला है ट्रस्ट का, एतमाद का, सियासी कंसेंसस का। मैं वही कह रहा हूँ ना, एतमाद नहीं है तो कंसेंसस कैसे? अच्छा, ये मैं जरा एतमाद और कंसेंसस पे मैं आता हूँ, क्योंकि ये जो है इस पे भी कुछ बातें हुई हैं पिछले हफ्ते। इसमें आपको पता है कि कुछ वज़रा ने भी, गवर्नमेंट से भी बात हुई है कंसेंसस बिल्डिंग पे। फिर वो एक, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने ख़त भेजा लीडर ऑफ द अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन की सीटें फिल करने पे, मेंबर्स के लिए। फिर यौम शुहदा की तकरीब में भी जो है, जो ख़िताब हुआ आर्मी चीफ का, उसमें भी बात हुई कंसेंसस पे, और यानी पॉलिटिकल कंसेंसस पे। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक वक्फा लेते हैं प्रोड्यूसर साहब, और आपने मेरे साथ रहना है। हमें शायद जो है कुछ गवर्नमेंट से भी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे,
जो है इसी मौजू पे बात करने के लिए। ये दोनों इश्यूज़ हम लेकर चल रहे हैं, साथ सहाफ़ियों का एहतजाज भी चल रहा है और साथ ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी आज सदर साहब ने बात की है। तो सदर साहब का खिताब जो है उसमें ये दो पॉइंट जो हैं बड़े कॉन्फिडेंटली गवर्नमेंट जो है वो सामने लेकर आई है। गवर्नमेंट घबरा नहीं रही है इस पर डिस्कशन करने से, और इसलिए हम भी डिस्कशन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ रहना है, ये गुफ्तगू जारी रखते हैं वक्फे के बाद। सब चलो ना बखैर आगले। जिद पे रहोगे ऐसे सब एक होंगे कैसे, अब और बढ़ता जाएगा ये फिर नहीं रुक पाएगा। अगर है इसको हराना वैक्सीन है जल लगवाना, सबको है लेके जाना बखैर आगले। या फुरकान या मरजान। आज ही हुकूमत की तस्दीक शुदा वैक्सीन अपने घर वालों को लगवाएं और सबकी सलामती का ख्याल रखें बखैर आगले। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर था और आज हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन, आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकॉनमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। आप PTV न्यूज़ देख रहे हैं बराह रास्त इस्लामाबाद स्टूडियो से। प्रोग्राम रियासत है और हम बात कर रहे हैं सदर साहब का खिताब। चौथा पार्लिमानी साल का आगाज़ था आज। सदर साहब ने बहुत सारी एक बड़ा जामे बयान दिया था और उसमें दो चीज़ें बड़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने पेश की जो कि गवर्नमेंट सामने लेकर आ रही है, जिन पर बड़ी डिबेट आज ही हो रही है। जो एक वोटिंग मशीन है और दूसरा जो है वो मीडिया अथॉरिटी के हवाले से जो है, तो उसी पे हम बात करें। अच्छा क्विकली नमूद मुझे बताएं कि अभी परचर साहब भी बात कर रहे थे, इसी रज़वी साहब ने भी इशारा किया कि ये जो हमारा कंसेंसस का इशू है कि ये तो कंट्रोवर्सी तो अब हो गई है वोटिंग मशीन के ऊपर। हालांकि प्रेसिडेंट साहब ने आज बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इसको पोलिटिसाइज़ ना करें, इसको डिस्कस करें। और मैंने कुछ तस्वीरें आप साहब दिखा सकते हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी और हमारे वज़रा और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स जो हैं वो डीमो सेशंस भी हो चुके हैं वोटिंग मशीन्स के। वो आप दिखा दें, बीच में हम गुफ्तगू करते रहेंगे। नमूद साहब थोड़ा सा आप दिखाते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। नमूद साहब थोड़ा सा ये बताएं कि मूड क्या है। मैं सिर्फ आज की बात, आज का तो मूड हमने देख लिया है, आज का मूड, लेकिन
ओवरऑल मूड पार्लियामेंट में आप वज़रा से मिलते हैं? हाँ, ओवरऑल मूड का तो यही है कि हुकूमत चाहती है कि ये ईवीएम वाला मसला जो है ये हल हो जाए। कंसेंसस का जो इशू है कि हमने इससे पहले भी देखा है कि बाज़ जगह पे कंसेंसस नहीं भी हुआ, लेकिन बाज़ जगहों पे कंसेंसस हुआ भी है। बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी अगर पीपल्स पार्टी और नून का जो ख़ास तौर पे वो ज़माना था जब उन्होंने पूरी पूरी अमेंडमेंट की है और तरमीम लेकर आए हैं, आइनी तरमीम लेकर आए हैं, तो कंसेंसस हुआ है। इस हुकूमत में कुछ जगह पे ऐसे हुआ है कि जहाँ पर इन्होंने आइनी तरमीम की हैं, ख़ास तौर पर अगर आपको याद हो वो आर्मी एक्ट बिल जो था, तो कंसेंसस हुआ था उसके ऊपर भी। यही फाटफ पे FATF हाँ पे जी, हुआ था। FATF पे हुआ। उसके बाद आपका जो फाटा वाला जो ख़ास तौर पे वो जो था उस पर इन सब ने मिलकर किया। एक आधा लोग ठीक है, लेकिन जो आपको आइनी तौर पे जितने लोगों की ज़रूरत होती है वो आपको मिल गए थे और आपने उसमें तरमीम आइन में तरमीम कर ली थी। कंसेंसस का हुकूमत तो चाहती है कि हो जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी तक वो सिरा नहीं मिल रहा कि किस तरीके से कंसेंसस होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मिल जाए या किस तरीके से बात की जाए, क्या उसमें किया जाए, क्योंकि अभी भी अपोजिशन ये कहती है कि इसमें राजदारी का मसला है, यानी कि मेरी प्राइवेसी, अगर मैं वोट डालता हूँ तो मेरी प्राइवेसी लीक होने का खतरा है, जो एक शक किया जा रहा है। और हुकूमत ये कह रही है कि इससे राजदारी जो है आपकी प्राइवेसी है वो कायम रहेगी। अगर ये वाला बल्कि बेहतर होगी। हाँ जी, अगर ये वाले मसले को हल करके चलते हैं तो लगता है कि आगे कोई शायद कोई सिरा मिल जाए। अच्छा, एक सवाल, आप 15, 16, 17 साल से जो है इजलास पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के कवर कर रहे हैं, जो आज हुआ है जिस तरीके से, वो भी आपने बताया कि एक रिवायत बन गई है, तो मैं उसको इतना, लेकिन मैं फिर भी सवाल तो करूंगा मैं आपसे कि जो आज हुआ है उससे क्या मैं ये नतीजा अख्ज़ कर सकता हूँ, क्या लोग इससे नतीजा ये अख्ज़ कर सकते हैं कि वो जो कंसेंसस होना है हम उसके करीब नहीं हैं अभी? इतना तो सही है। नहीं, सियासत में तो मैं ये नहीं कह सकता कि हम करीब नहीं हैं। होने को कल भी हो सकता है, होने को आज शाम भी हो सकता है, होने को साल लग सकते हैं। सियासत में तो कोई आप हर्फ आखिर नहीं है। हाँ, जो हमने देखा है, हमने रात को कुछ और देखा, सुबह को पता चला कि जनाब वो उस कानून के ऐसा होता देखा है। हाँ, सब कानून पे बैठे हुए एक दिन पहले, ये तो अमेंडमेंट तक वापस हुई है और आपने फर्स्ट हैंड देखा है पार्लियामेंट के अंदर जो है। रिजवी साहब, राजा साहब ने भी देखा है ये, राजा साहब तो उसके नहीं, राजा साहब तो उसके उस्ताद रहे हैं ऐसी चीज़ों पे काफ़ी। अच्छा रिजवी साहब, एक और सिग्नल जो मैं जानना चाह रहा हूँ, सिग्नल कि कहीं पीछे शायद कोई कंसेंसस बिल्डिंग हो रही है, वो एक इस सवाल के जवाब में शायद निकल सकती है वो बात कि आया आप जैसी NGOs जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से बहुत करीब लॉ मेकर्स के साथ भी, इलेक्शन कमीशन के साथ भी, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ भी और ज़ाहिर सियासी जमातों के साथ आप काम कर रहे हैं, आप भी हैं, बहुत सारी और NGOs हैं, कोई इनफॉर्मल मशवरे, कोई डिस्कशंस आपने दिए हों, आपसे लिए गए हों, कोई बात कहीं हुई है? देखिए, इस किस्म की तो बात नहीं हुई, लेकिन हम सदर साहब से 2 घंटे हमारी मुलाकात हुई थी इसी मौजू पे। उन्होंने कैंडिडली हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। ये कब की बात है? ये पिछले जून के शुरू के महीने की बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी हमने, और यही पॉइंट्स हमने ब्रीफ किए हैं। सेनेट की कमेटी में भी हम इन्हीं पॉइंट्स को लेके गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के साथ जो मीटिंग हुई, सदर साहब का क्या, सदर साहब से जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या उसमें उन्होंने कहा ये एड्रेस हो जाएंगी, लेकिन अब जो लॉ इस वक्त है और पार्लियामेंट और जो पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात है, फाफन भी इसी, हमारी जो पब्लिक पोजीशन वो ये है कि इलेक्शन लॉ हमेशा एक रिवायत रही है पाकिस्तान की कि कंसेंसस के साथ इलेक्शन लॉ में, जिस नाम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वही हैसियत हमारे ख्याल में कानून, आइनी तौर पे तो नहीं लेकिन प्रैक्टिस में वही हैसियत है कि इलेक्शन लॉ हमेशा कंसेंसस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उन्हीं रूल्स ऑफ द गेम के तहत आपने कॉन्टेस्ट करना होता है। ऐसा नहीं हुआ है कि मेजर रिफॉर्म्स मेजॉरिटी की बुनियाद पे आ गए हों, जो अभी होता नज़र आ रहा है। सेनेट की कमेटी में खासी डिटेल में गुफ्तगू हुई है और उसमें एक जो रिफॉर्म का बिल है जो अक्टूबर में ले हुआ, पिछले अक्टूबर 2020 का ले हुआ है, वो उसमें 49 शिकें तरमीम हो रही हैं और तकरीबन 80-90 इलेक्शन के सेक्शन और सबसेक्शन, उस पर तो बात ही नहीं हो रही। वो मेजर रिफॉर्म्स एक्ट है, उस पर अपोजिशन और गवर्नमेंट की बात हुई है। आप कह रहे हैं कि बात अपोजिशन और गवर्नमेंट में नहीं हो रही? जी, वो नहीं, सेनेट की कमेटी में सारे अपोजिशन वाले बैठे हैं, उन्होंने वहाँ पे बात की है, लेकिन अब
ये एग्रीमेंट्स क्या हैं, डिलिमिटेशन वोटर्स की बुनियाद पे होनी चाहिए, ये भी रिफॉर्म प्रपोजल है, इस पे कोई बात नहीं हो रही। नहीं, क्या वो बात इसलिए नहीं हो रही कि अभी वो कंसेंसस नहीं हो रहा ना? लेकिन हाँ, वो इसलिए नहीं हो रही ना, मतलब इसलिए तो नहीं है कि वो बात ये है कि मतलब इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट जानबूझ के डिस्कस नहीं करना चाह रही, इसलिए नहीं हो रहा ये। देखिए कंसेंसस होता दिखाई नहीं दे रहा, जो पब्लिक परसेप्शन डेवलप मतलब हो वो रहा सियासी है, इशू है। हाँ, सेटलमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा। और ईवीएम की जो कंट्रोवर्सी है उसने बाकी इलेक्शन रिफॉर्म जो है उसमें वो अच्छा बिल है जो इलेक्शन रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने अक्टूबर में एक ले किया है, वो उसमें बहुत अच्छी तरमीमें हैं जिससे इलेक्शन प्रोसेस इंप्रूव होगा। उसकी तफसील में शायद हमारे पास जाने का वक्त नहीं है, लेकिन मेजर रिफॉर्म्स वो हैं। ईवीएम एक ऑर्डिनेंस के जरिए, ईवीएम और आई वोटिंग वाला एक ऑर्डिनेंस के जरिए आया था, वो अब बिल पास हो गया, अब सेनेट में वो भी है। उसमें दो तरमीमें, एक ओवरसीज वोटिंग से मुतालिक है, टू इनेबल देम इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, और ये प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन्स फॉर कास्टिंग ऑफ वोट्स इन 2018 जनरल इलेक्शन। लेकिन ये जिम्मेदारी हमेशा हुकूमतों ने ली है। जब पीटीआई की प्रोटेस्ट थी पिछली दौरे हुकूमत में 2015 ऑनवर्ड्स, तो उसी वक्त पीटीआई के मुअज़्ज़िज़ अरकान, उसमें सदर साहब भी शामिल थे, उस कमेटी में बाकायदा शरीक होते रहे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी। और सदर साहब ने एक इंतहा इंपॉर्टेंट रोल पे किया। वो कुछ 3-4 लोग थे जिन्होंने इस रिफॉर्म्स के बिल को फाइनल किया और बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। तो लेकिन वो नेगोशिएशन जारी रहा, प्रोटेस्ट भी हो रही थी, नेगोशिएशन भी जारी थी, और उसमें जो अपोजिशन थी उसने भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सप्रेशन दिया कि वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सेम टाइम दे कंटिन्यूड द प्रोटेस्ट। लेकिन जिम्मेदारी यकीनन गवर्नमेंट की होती है, और वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट को सेटलमेंट ड्रॉ करने की इलेक्शन रिफॉर्म्स में लेनी पड़ेगी। अदरवाइज बगैर सेटलमेंट के अगर मेजॉरिटी से रिफॉर्म्स आ जाते हैं, हमें डर ये है कि 2023 का पूरा इलेक्शंस इन क्वेश्चन में ना आ जाए, उसकी आउटकम की लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन। अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, आपने वो जो जिक्र किया कि जून में सदर साहब से जी सिर्फ फाफिन था या और भी एनजीओ? जी सिर्फ फाफिन था। तो आपकी मीटिंग हुई सदर साहब से, ये मैकेनिज्म जो है कंसल्टेशन का, ये मैकेनिज्म जो है वो मतलब आगे भी चला है या मतलब वो एक मीटिंग तक ही महदूद था? या उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं शबली फराज साहब, उन्होंने एक ब्रीफिंग अरेंज की, उसमें और ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाया गया था। जो तस्वीर हम दिखा रहे थे ये अगस्त के शुरू की है। उसमें 2 इदारे थे गालिबन, एक यूएनडीपी था और एक फाफिन था। खासी डिटेल में मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। कुछ सवाल जो थे, आप भी थे उस मीटिंग में? जी, उस मीटिंग में मैं था। उसमें कुछ सवाल इस तरह के थे जिस पे मिसाल के तौर पर हमने उनसे पूछा कि अगर उसके 3 हिस्से हैं, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, वो इनेबल करेगा वोटर को जो कि वेरीफाई होकर आ रहा है बटन दबाने के लिए, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर से 2 दफ़ा भी बटन दबा के 2 वोट भी डलवा सकता है। अच्छा, ये है मशीन की लिमिटेशन है वो। अच्छा, मशीन की लिमिटेशन है, इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? अब ये सारे वो सवाल हैं जिसपे नहीं, तो उस पे जवाब क्या था उस वक्त? मशीन की इनेबिलिटी थी ना उस वक्त। उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 15 सेकंड के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनेबल कर सकता है वोटर को दूसरा वोट डालना। अगर वो 15वें सेकंड 16वें सेकंड में वोटर खड़ा है तो दूसरा वोट अगर बदनीयत प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, मसला तो इलेक्शन ऑफिशियल्स का है, मशीन का नहीं है, यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी का है। यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर वही आदमी है जो अभी गड़बड़ कर रहा है तो वो उस मशीन पे ही गड़बड़ कर सकता है, तो मशीन में लिमिट कर दें। लेकिन इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं, बट इट्स अ गुड पॉइंट। these questions need to be answered within the legislative framework. बिल्कुल सही है। और जाहिर है ऑब्वियसली गवर्नमेंट हुकूमत वक्त जो है वो इस पे जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट पे आयद है। बराज साहब, अब इशू जो है ना वो देखिए, एक मैकेनिज्म है, सदर साहब जून में मिले हैं फाफिन के साथ। ये फाफिन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रल प्रोसेस को देखती है, मॉनिटर कर रही होती है इलेक्शंस में भी। तो बात हो रही है, फिर वो हम उधर यूएनडीपी भी आई थी, बाहर के भी लोग आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हमने वो तस्वीरें भी हैं शायद हमारे पास जो हम दिखा रहे थे। तो अब सारा इशू जो है घूम फिर के आ रहा है पॉलिटिकल कंसेंसस पे। नमूद साहब कह रहे हैं कि हमने देखा है ये ओवरनाइट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, खिंच भी जाए। आपने तो अभी ब्रेक से पहले कहा था कि आप तो देख रहे हैं ये मुद्दत हुकूमत की अख्ताम तक, अगले इंतखाबात से पहले तक ये चलता रहेगा इसी तरीके से, लेकिन ये ओवरनाइट भी हो सकता है अचानक से। और हुआ है कुछ चीज़ों के ऊपर। फाटिफ पे हम भी यही समझ रहे थे ना बराचा साहब के, फाटिफ पे जो है वो नहीं होगा, और वो हो गया एक टाइम पे आके। आर्मी एक्ट के इशू पे भी बड़ा उस वक्त बात हो रही थी। तो चांस तो है क्या नहीं?
ये जो इत्तफाक राय हुए हैं ना ये इत्तफाक राय जिन चीज़ों पे हुआ है आप खुद ही कह रहे हैं किन चीज़ों पे हुआ है। अच्छा, उसको आप इधर किधर मिला रहे हैं? गलत कंपैरिजन, ठीक है, अच्छा, ठीक है, सही है। नहीं, हम तो लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं। मैं लेजिस्लेशन पे इत्तफाक राय, लेकिन वो कौन से दो अमूर हैं जिन पर इत्तफाक राय हुआ है? सही है, वो बिल्कुल ठीक उनको है। इधर मत लें। चलो हाँ, वो सही है, वो सही है। देखिए ना, नैब पे बात हुई, नैब पे अपोजिशन से तजावीज़ मांगी गई, फिर वही नैब की तजावीज़ अपोजिशन के खिलाफ चार्जशीट बनाई गई, आपके सामने ही है ना। जो मैं ट्रस्ट की बात करता हूँ ना, इसलिए उस वक्त अपोजिशन ने फैसला किया कि हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये तो हमें फिर बाहर आके ब्लैकमेल करते हैं। वो क्या तजावीज़ थी सब के सामने आ गई, लेकिन कहा गया कि ये NRO मांग रहे हैं, जिनको हर प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पे, सियासी जलसों में, तकारीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदनाम किया गया कि उनकी तजावीज़ तो NRO मांगने के मुतरादिफ है, वो कहाँ आएंगे? नंबर 1। दूसरा देखें ना, मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दिन कहा था कि ये इलेक्शन रिफॉर्म्स खुर्शीद शाह साहब देख रहे हैं, जब वो बाहर आएंगे तो फिर वही देखेंगे आकर। इस बात का गवर्नमेंट के पास भी पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है, कुछ सोचते ना बैठ के कि इस बात का क्या मतलब है। नहीं सोचा गया ना, इसलिए डेडलॉक है। फिर जो या सोचा गया होगा और फैसला हुआ कि नहीं सोचा गया, वरना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूव आ जाती ना। हम तो जो कॉन्सिक्वेंस है किसी बात का उससे जज करते हैं। पिछले हफ्ते मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर शरीफ मज़ारी थी, वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़, तो मैंने उनसे ये पूछा ये सवाल, मैंने कहा कि यानी खैर वो आइनी तकाज़ा है वो पूरा हुआ, जो सदर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़त लिखा लीडर ऑफ द अपोजिशन को, आइनी तकाज़ा पूरा हुआ, लेकिन उससे अगर कोई चांस बन सकता है कि अगले 2 साल के अंदर जो है शायद कोई थोड़ा सा, तो उनका ख्याल, उन्होंने कहा कि हो सकता है बहुत कुछ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी करप्शन के ऊपर वो तो फिर वही बात आ गई ना जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था। उन्होंने लफ्ज़ अकाउंटेबिलिटी का कह दिया, मैं NRO की बात कर रहा था। इसको जोड़ते हैं ना, खुद बुदरा जोड़ते हैं ना, हमारे हुकूमत जोड़ती है ना, कि जो डिवाइड है ना, जो डिस्टेंस है, मसलन मैं आज कहूँ कि हर बंदा अपोजिशन का ट्राई हुआ, जेल गया, केस बने, सबकी ज़मानतें होंगे, इसका क्या मतलब है? देखिए ना, जो अकाउंटेबिलिटी पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो फिर ये सारे कैसे बाहर घूम रहे हैं? वो इजलास में भी आते हैं, अंदर वो नारे भी लगाते हैं, फिर बाहर जाकर मीडिया के साथ जो है वो इजहार यकजहती भी करते हैं। यही सब लोग हैं ना। मैं अगर कहते हैं तो मैं गिनवा देता हूँ, आपका तो टाइम कम है, वरना मतलब है मियाँ शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मियाँ हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह एंड सो ऑन। मैं दूसरी साइड की ये सियासी डेडलॉक जो है, हाँ ये सियासी डेडलॉक है, ये बेसिकली हमारा सिस्टम एक बंद गली में फंस गया के, और ज़ाहिर है ये सियासी जमातें हैं, हुकूमत में भी, अपोजिशन में भी, इनका वोट बेस है, हुकूमत का भी एक वोट बेस है। हुकूमत भी जो इक़दाम ले रही है, जो फैसले कर रही है, वो अपने वोट बेस को देख के कर रही है। वोट मैंडेट हुकूमत का जो है वो स्टैंड लेने पे है इन चीज़ों के ऊपर। बात आपकी सही है, वो लॉजिकल है, लेकिन अब ये बड़ी मजबूरी है, अब ये जगह फंस गए हैं एक जगह पे। तो मैं यही आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ भाई, देखिए ना, एक चीज़ जो अब तो टेक्निकल इनपुट भी आ रहा है ना इन लोगों का भी, मसलन एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप बैठे हैं, ठीक है, सही है। अच्छा मैं एक से मैं प्रोड्यूसर साहब, हम किसी को ले रहे थे आज, बिल्कुल सही है, आज इत्तेफाक से सारे सियासी जमात के तमाम। अच्छा, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा कि क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और आप डस्का में बैठे हैं, ठीक है, आप डस्का में बैठे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, एक आदमी 10 वोट डाल सकता है, वो स्टैंप कर सकता है, कोई काउंटर मैकेनिज्म नहीं है। इन्होंने कुछ बयान किए, कुछ मैं भी बता रहा हूँ ना आपको, यानी ये तो एप्रीहेंशन ठीक है ना, हाँ, लेजिटिमेट है, जायज़ है ना। फिर जो सरकारी मशीनरी बैठी होगी वो फिर तो किसी वक्त धुंध भी पड़ सकती है, पड़ सकती है ना धुंध, यानी सिर्फ वोट बॉक्स नहीं उठाया गया, वो किसी और शहर में बैलेट बॉक्स उठाए गए थे, जरूरत नहीं है बात करने की, यहाँ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही चले गए। तो इस एटमॉस्फेयर में जो ट्रस्ट का इशू आ रहा है, ट्रस्ट चले ना सही, एक वर्किंग रिलेशनशिप बने, क्योंकि सिर्फ पीटीआई नहीं कहती कि धांधली होती है, सारे कहते हैं कि 1970 का इलेक्शन था,
कि वो ट्रांसपेरेंट हुआ, बाकी सब कहते हैं कि धांधली शुदा था। वो 88 का, वो 93 का, वो 96 का, वो 2002 का ऑनवर्ड जितने भी हुए, सब ने कहा कि उसका मैकेनिज्म तो ढूंढे ना सारे बैठ के। मसलन हम ये भी, मैं कहता हूं, मैं बरमला अपोजिशन के लोगों से भी कहता हूं कि भाई उनकी बात तो सुन लें जाके। वो जो मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बुलाते हैं, बजाय इसके कि वो रिजवी साहब से सुने, मुझसे सुने, आप इनसे सुने। कोई एक सवाल है, सबसे पहले रिजवी साहब और नमूद आप भी बीच में जंप कर सकते हैं कि अपोजिशन जो है, आप भी बात करते हैं उनसे, हमारी भी बात होती रहती है मुख्तलिफ जगहों पे, तो आप को लगता है कि वो बात इस पे स्टैंड अलोन, इस टॉपिक पे, सिर्फ वोटिंग मशीन पे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करने के लिए तैयार हैं, नैब के केसेस से अलग होकर? बिल्कुल तैयार हैं बात करने के लिए, बात करने के लिए तैयार हैं। मसलन इन्होंने एक ओवरसीज वोटिंग की, आगे मियां शहबाज शरीफ ने एक काउंटर प्रपोजल दे दी। उन्होंने कहा कि 6-7 उनके लिए एनए की सीटें रख दें, बजाय इसके कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका जो 5-4 हज़ार है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करना है, उस पर हुकूमत चुप है। देखे ना, हर एक जो इधर से तजवीज़ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उधर से भी जवाब आ जाता है। मैंने शाह साहब की बात पहले आपसे कर दी, खुर्शीद शाह साहब की बात। भाई वो सियासी डेडलॉक है, मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म है। प्राची साहब साथ रिजवी साहब, टेक्निकल है, आपने बड़ी अच्छी दो, वो यानी कि मैं तो सिर्फ उसको अभी डाइजेस्ट कर रहा हूँ जो आपने दो बातें शुरू में और अभी लेटेस्ट बताई, लेकिन मैं इस पर बड़ा पुरुमीद हूँ कि आपके साथ ये इंगेजमेंट जो है बेशक बहुत लिमिटेड है, आप ख़ुद कह रहे हैं अभी बहुत लिमिटेड है, और अभी जितने सवालात हैं आपके पास उसमें ये इंगेजमेंट जितनी भी हुई, जिस लेवल पे भी हुई है, ये काफ़ी नहीं है अभी जो है। लेकिन चैलेंज जो है बड़ा डिफरेंट है। मेरे ख्याल में हम पहले हमने कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी, दिस इज़ फर्स्ट टाइम जो है। उम्मीद है कि सब इसको हैंडल अच्छी तरह कर लें, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ख़दशा है कि 2023 का इलेक्शन कहीं इस पर मुतनाज़ा जो है ना हो जाए, और अमेरिका में हमने देखा है वो हुआ है वोटिंग इलेक्शन के ऊपर। आखिर में जो है जस्ट वेरी क्विकली, व्हाट वुड यू से कि आपकी तरफ से क्या मशवरा हो सकता है इलेक्शन कमीशन के लिए भी और आईटी मिनिस्ट्री के लिए भी, कि क्या नेक्स्ट स्टेप लिया जा सकता है इमीडिएटली? अभी लेकिन डिसएंगेज नहीं करना चाहिए, अपोजिशन पार्टीज़ को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए कि वो भी अगर कोई उन्हें ऑफ़र मिलती है और उम्मीद दिखती है कि इंगेजमेंट हो सकती है तो उसमें इंगेज करें। और इलेक्शन रिफॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि एवरी पार्टी हैज़ बीन अ विक्टिम इन वन वे और द अदर। तो वो सबके एक्सपीरियंसेस हैं जो कि 1988 से लेकर अब तक चले आ रहे हैं। आप शायद अभी अपॉर्चुनिटी है कि उस पर बात करें, और एक और ईवीएम ही नहीं, और बहुत सारे अंडर रजिस्ट्रेशन के मसले हैं, डीलिमिटेशन के मसले हैं, पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, 4-4 बाई इलेक्शन, 4-4 कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग इलेक्शन लड़ लेते हैं और झूठ भी बोलते हैं कि मैं हर एक को रिप्रेजेंट करूंगा, बाद में 3 से 3 छोड़ देते हैं। तो मतलब इस किस्म के इशूज़ जो है, इलेक्शन एक्सपेंसेस का मसला है, इलेक्शन इतना महंगा हो गया है कि मिडिल क्लास गरीब आदमी तो शायद सोच भी नहीं सकता, कई 5-8 करोड़ से कम की कोई बात ही नहीं है। ये पर्टिनेंट इशूज़ हैं, इनको भी ज़हर बहस लाने की ज़रूरत है। ईवीएम खाली एक मशीन है, वो सारे इलेक्शन रिफॉर्म्स को क्लाउड ना कर दे और कंट्रोवर्शियल ना करे। वेरी गुड पॉइंट। और नमूद, मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म है, आपने तो अभी खबरनामे में भी बात करनी है शायद, तो मैं आपके लिए वो मौका छोड़ देता हूँ। तो मैं नमूद मुस्लिम का, हमारे सीनियर रिपोर्टर पीटीवी, और शौकत पराचा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे और कॉलीग, और मुदस्सिर रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी, मुझे कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।